देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। है मैम। अच्छा ठीक है। देखो एक्चुअली हम वो जैम बोर्ड ढूंढ रहे थे जहाँ पर हम लिस्ट डाउन करते हैं कि क्या क्या हो गया, तो वो वाला पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड तो मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट दिन उसको वहां पर ऐड कर लेंगे। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन ये मैंने वहां पर नोट डाउन करवाया था लास्ट क्लास भी, बट वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लास्ट दिन हम लोग अल्फाबेट टेस्ट कर रहे थे, उसके बाद स्टेटमेंट एंड एजम्पशन ये नहीं कंप्लीट करवा पाए थे, तो ये हम लोग आज करेंगे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। तो इसमें क्या है देखो, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन जो है, यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और उसके अगेंस्ट में एजम्पशन दिया हुआ रहेगा। क्या ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है, मतलब दो स्टेटमेंट रहेगा, सॉरी एक नहीं, दो स्टेटमेंट रह सकता है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा। तो हमें ये बताना है कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट क्या सही है या फिर दूसरा, या फिर आइदर वन और टू, आइदर वन और नॉर टू, बोथ वन एंड टू, मतलब कौन सा ज्यादा परफेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट। तो देखो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा क्या है। देखो यहाँ पर इन इच क्वेश्चन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू एजम्पशन। एक स्टेटमेंट रहेगा, सॉरी एक स्टेटमेंट रहेगा और दो एजम्पशन रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट के अगेंस्ट में दो एजम्पशन रहेगा। ठीक है, नंबर 1 and 2 you have to consider the statement and the following assumption and decide which of the assumption is implicit in the statement। कौन सा ज्यादा परफेक्ट है, कौन सा assumption ज्यादा परफेक्ट है। सारा ही हम लोग को सही लगेगा, लेकिन कौन सा ज्यादा परफेक्ट है वो बताना है। हम पहले एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू आर हियर बाई अपॉइंटेड एज ए प्रोग्रामर विथ ए प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 year। ठीक है, क्या हुआ है कि यहाँ पर बोल रहा है यू आर, यानी कि आपको अपॉइंट किया गया है एज ए प्रोग्रामर। प्रोग्रामर मतलब जो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर पाते हैं उन्हें प्रोग्रामर बोला जाता है। तो प्रोग्रामर को एक प्रोविजन पीरियड के लिए 1 year के लिए अपॉइंट किया गया है। प्रोविजन पीरियड मतलब ट्रेनिंग पीरियड में। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में एज ए प्रोग्रामर अपॉइंटमेंट दिया गया है, अपॉइंट किया गया है, एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड। और परफॉर्मेंस हम कैसा दे रहे हैं वो चेक किया जाएगा। ठीक है, आप कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हो ये चेक किया जाएगा एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ फॉर कंफर्मेशन। प्रोविजन पीरियड मतलब क्या, ट्रेनिंग में है, आपका जॉब पक्का होगा कि नहीं वो हम लोग तभी कंफर्म करेंगे। हम लोग आपका परफॉर्मेंस रिव्यूड करते जाएंगे, देखते जाएंगे, और अगर हमें सही लगेगा तभी हम लोग आपको कंफर्मेशन लेटर दे देंगे। ए लाइन इन एन अपॉइंटमेंट लेटर, ये कहां पर लिखा हुआ है, ये एक अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर पे ये लाइन लिखा हुआ है, ये कोटेशन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब एजम्पशन ऐसा क्यों लिखा होगा, जिस जिस भी कंपनी ने ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया है उन्होंने ऐसा क्यों लिखा होगा। फर्स्ट assumption, the performance of an individual generally is not known at the time of appointment offer। बोल रहा है कि किसी का परफॉर्मेंस हमें तब कभी नहीं पता चल सकता है जब हमें उसे अपॉइंटमेंट ऑफर दे रहा है कि आओ मेरे कंपनी में काम करो। जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोविजन पीरियड। नॉर्मली क्या होता है, लोग ट्रेनिंग पीरियड में अपने आप को प्रूव करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा एजम्पशन सही है। ठीक है, कौन सा एजम्पशन सही है ये हमें बताना है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में एक अपॉइंटमेंट लेटर का लाइन में क्या लिखा हुआ है वो बताया गया है, और ऐसा कोई कंपनी क्यों लिखवाएगा अपने अपॉइंटमेंट लेटर में, उसका दो एजम्पशन दिया है। क्या दोनों एजम्पशन सही है या कोई एक, या फिर
दोनों में से कोई भी एक सही है या फिर दोनों ही गलत है, कौन सा आंसर होगा बोलो, कौन सा অ্যাজাম্পশন सही लग रहा है? মানে এখানে বলেছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে লেখা আছে কি যদি আমরা আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মানে অ্যাপয়েন্ট করছি অ্যাজ এ প্রোগ্রামার আমাদের কোম্পানিতে, কিন্তু এটা আপনার ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে, আমরা আপনার পারফরমেন্স চেক করব, যদি আমাদের ভালো মনে হয় তাহলে আমরা এন্ড অফ দ্য পিরিয়ডে মানে যতদিনের এক বছর পর আমরা জানাবো কি আপনার চাকরিটা মানে কনফার্ম কি কনফার্ম নয়। ঠিক আছে, এটার অ্যাজাম্পশন দুটো বলেছে, একটা বলেছে ইন্ডিভিজুয়াল নরমালি কি করে, কোন একটা ব্যক্তি নরমালি বলছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফার যখন তাকে আমরা দিচ্ছি তখন আমরা তার পারফরমেন্সের ব্যাপারে কিছুই জানি না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে জেনারেলি কি বলেছে, an individual tries to prove his worth in the provision period, নরমালি ট্রেনিং পিরিয়ডেই লোক নিজেকে বেশি প্রুভ করার চেষ্টা করে। তো কোনটা ঠিক, কোন অ্যাজাম্পশনটা ঠিক? স্যার দুটোই তো ঠিক লাগছে। হ্যাঁ দুটোই ঠিক, ঠিক বলেছো। তো কোনটা হবে অপশন, দুটোই ঠিক হলে दोनों ही सही है, ऑप्शन कौन सा होगा? both 1 and 2. ई ई बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। तो ये क्या है, ये तुम लोग को समझ के बोलना है, ठीक है, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तुम लोगों को समझना पड़ेगा, मतलब तुम लोग का जो मैच्योरिटी है उससे तुम लोग को समझना पड़ेगा कि ऐसा बात कब कोई क्यों बोलेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। बोल रहा है कि ये ज्यादा सही होता है कि अगर हम लोग किसी बच्चे को स्कूल में 5 साल या उससे ज्यादा में हम लोग उनको मतलब क्या करते हैं, स्कूल में डालते हैं। ठीक है, मतलब स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। तो ये बोल रहा है 5 या उससे ज्यादा में। ऐसा क्यों बोला होगा, ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया होगा, एजम्पशन एट द एज, एट दैट एज मतलब 5 या उससे ज्यादा की उम्र में चाइल्ड रिचेस एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। बोल रहा है कि चाइल्ड मतलब एक बच्चा जो है वो अपने डेवलपमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट डेवलप हो जाता है, मतलब एक समझदारी उसमें आ जाता है। मतलब स्कूल जाने के लिए एक समझदारी तो होना चाहिए ना, एक छोटे से बच्चे को तो हम लोग स्कूल भेज नहीं सकते, उसको क्या पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि ऐसा इसीलिए बोला गया होगा क्योंकि एजम्पशन क्या है कि इस एज में आके एक बच्चे का एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट हो जाता है और वो सीखने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरा, द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज। बोल रहा है कि इसलिए ये बात इसीलिए बोला गया है क्योंकि स्कूल में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है 6 साल के बाद। क्या कौन सा एजम्पशन तुम लोगों को सही लग रहा है? Option A, only assumption 1. हाँ ओनली एजम्पशन 1, 2 का तो यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। बोल रहे 6 साल के बाद, ऐसा कहाँ लिखा है, बोल तो रहा है कि 5 या उससे ज्यादा एज में जाने के बाद ही बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, है ना। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि 6 साल के बाद नहीं एडमिशन होता है। हो सकता है किसी को मान लो उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई कोई बच्चा होता है जिसका उस तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वो एज में भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही बात। फिर थर्ड देखो, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वीनियंस अलाउंस टू आवर एम्प्लॉइज। बोल रहा है इन चार्ज ऑफ ए कंपनी टेल्स पर्सोनल मैनेजर। पर्सोनल मैनेजर का मतलब होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स का काम करते हैं, मतलब जो क्या करते हैं, लोगों को इंटरव्यू के थ्रू से लोगों को कंपनी में हायर करते हैं, या फिर किसी को अगर छांट देना है, हुम टू हायर हुम टू फायर, जिनका काम होता है। ठीक है, मतलब लोगों को अपॉइंट करना, लोगों को रिजेक्ट करना, या फिर अपॉइंटेड कोई है तो उनको अगर हमें रिटायरमेंट देना, जो भी है ये सब डिसीजन पर्सोनल मैनेजर का होता है। तो कंपनी का पर्सोनल मैनेजर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में पंक्चुअलिटी आए, मतलब लोग टाइम पे काम करें। पंक्चुअलिटी का मतलब वही होता है, वी मस्ट प्रोवाइड कन्वीनियंस अलाउंस। हम लोग क्या करेंगे ताकि लोग जल्दी जल्दी हमारे ऑफिस में आ जाए, टाइम पे आ जाए, हम लोग क्या करेंगे उन्हें कन्वीनियंस अलाउंस देंगे, मतलब आने जाने का खर्चा हम लोग दे देंगे। ठीक है, ये सोचा है, ये बोला है किसने, किसी कंपनी के पर्सोनल मैनेजर ने। ऐसा उन्होंने क्यों बोला होगा, कन्वीनियंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। उन्होंने ऐसा इसीलिए बोला होगा, आने जाने का खर्चा देने से कोई पंक्चुअलिटी में हेल्प नहीं होता है। डिसिप्लिन एंड रिवार्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, मतलब कि इसको बोलते हैं ना कि मतलब अगर घर पे हमारे डिसिप्लिन ना हो तो हम लोग भी डिसिप्लिन नहीं सीख सकते। मतलब डिसिप्लिन एंड रिवार्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, मतलब डिसिप्लिन जो है वो
हैंड टू हैंड ही क्या होता है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। अगर घर पे हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हमें देख के हमारे छोटे भाई बहन जो है ना वो हमारी तरह ही हो जाएंगे, ये नॉर्मल सा बात है। तो वही बोल रहा है, देखो अगर एम्प्लॉय सबको डिसिप्लिन होना पड़ेगा तभी जाके कंपनी को मतलब डिसिप्लिन मिल सकता है। कंपनी के पास डिसिप्लिन एम्प्लॉयड होंगे तभी जाके कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो ये क्या है, ये एक फ्रेज है कि डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। डिसिप्लिन और रिवॉर्ड ऐसा एक चीज है जो हमेशा गो हैंड इन हैंड होना चाहिए, ठीक है। तो बोलो कौन सा वाला सही लग रहा है तुम लोग को, ऐसा उन्होंने क्यों बोला होगा, एजम्पशन 1 एंड 2। बी। हाँ बोलो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, करेक्ट। ये वाला, क्योंकि देखो कन्वीनियंस अलाउंस हेल्प नहीं करेगा, ये कोई बात ही नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टेड बात हो गया। ये पहला बात है, ये कोई बात ही नहीं है, मतलब ये गलत बात है। अगर किसी इंप्लॉय को हम लोग बोलेंगे कि आपका आने जाने का खर्चा हम लोग दे रहे हैं तो फिर उनसे पंचुअलिटी भी तो मांगेंगे ना। आपका खर्चा नहीं हो रहा है, आप ऐसा नहीं है कि खर्चा बचा के आ रहे हो, आपको हम एक सही खर्चा दे रहे हैं जिसपे आप जल्दी जल्दी वो कन्वीनियंस जो होगा आपके लिए वो उसके थ्रू से आप सही ट्रांसपोर्ट के थ्रू से सही टाइम पे हमारे पास पहुंच जाए, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी सॉरी हाँ शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव 18 इयर्स ऑफ एज। बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब जिसको क्या बोले, बेकार अलाउंस की बोले, বেকারত্ব। বেকারত্ব নয়, যেটাকে বলে মানে হয় না ভাতা, ভাতা যেটাকে বলে যে দেয় না সরকারের তরফ থেকে বেকার ভাতা, কি কি সব দেয়, বেকার ভাতা, তারপর হচ্ছে বিধবা ভাতা, আরো কত রকম হয়, ঠিক আছে, বিভিন্ন রকম সরকারের তরফ থেকে স্কিম চলে সেগুলো দেয়। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब भी वही होता है, ठीक है। मतलब बेकार लोगों को, मतलब जो भी अनएम्प्लॉयड है उनको सरकार क्या करेगी, एक मंथली या फिर कुछ एक पेमेंट करेगी, ठीक है। दैट इज अलाउंस, मतलब छूट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी कौन, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। किसको देगी, ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ को, इंडियन यूथ को दिया जाएगा जो कि अनएम्प्लॉयड है लेकिन अबव 18 इयर्स ऑफ एज, जिनका एज 18 से ज्यादा है। देयर आर अनएम्प्लॉयड, इसका एजम्पशन क्यों ऐसा बोला होगा गवर्नमेंट ने, देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनिटरी सपोर्ट, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयड यूथ है और जिनको मॉनिटरी सपोर्ट का जरूरत है। दूसरा, द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि गवर्नमेंट सारे अनएम्प्लॉयड यूथ को पैसा दे सकती है। कौन सा एजम्पशन सही है? আমার তো দুটোই মনে হচ্ছে। দুটো কি করে হবে, অল আনএমপ্লয়েড ইউথ, ইউথ বলেছে অল, কিন্তু এখানে তো বলেছে অ্যাবভ 18। তো অ্যাসাম্পশন 1 হবে। ओनली एजम्पशन 1 होगा। और पहला बात है फंड लेके तो कुछ बोला भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास फंड होता नहीं है, ठीक है। वैसे भी गवर्नमेंट के पास फंड होता नहीं जबरदस्ती, ठीक है, जो भी हो। तो ये जो गवर्नमेंट है सफिशिएंट फंड, फंड के बारे में कुछ नहीं बोला, इस वजह से ये गलत है। पहला, ये क्यों गलत है, इस पॉइंट के लिए, ये वाले पॉइंट के लिए, क्योंकि 18 से ऊपर वालों को मिलेगा और फंड के बारे में कुछ बोला नहीं, इस वजह से ये सेकेंड वाला जो है ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोगों का सही है, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। फिफ्थ नंबर देखो, इफ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, ए मदर वार्न्स हर चाइल्ड। एक माँ अपने बच्चे को बोल रही है कि अगर अब तुम मुझे और परेशान करोगे तो तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगी, ठीक है। विद द वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रेवलिंग हार, बोल रहे उन्होंने ऐसा इसीलिए बोला होगा शायद, ताकि ऐसे बोलने पे, अगर ऐसे हम लोग बच्चे को मतलब धमका देते हैं, जिसको बोलते वार्न करते हैं, मतलब समझा देते हैं ऐसे मत करो, तो इससे क्या होगा, बच्चा उस माँ को परेशान करना बंद कर देगा, ये सोच के उन्होंने बोला होगा। या फिर ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी, सारे बच्चे ही मतलब नॉटी मतलब क्या, वो दुष्ट टाइप होते हैं, बदमाश टाइप होते हैं। तो कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि सारे बच्चे नॉटी नहीं होते, कुछ बच्चे बहुत शांत भी होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा बदमाश होगा उसी को ना उसकी माँ बोलेगी, सबको क्यों बोलेगी। और इसका मतलब तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक बच्चा बदमाशी कर रहा है तो ये नहीं है कि वो सारे बच्चे ही बदमाश है, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, सबसे सही यही है। सिक्स्थ नंबर देखो, the state government has decided to appoint 4,000 primary school teachers during the next financial year. स्टेट गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर
4000 प्राइमरी स्कूल टीचर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो क्यों ऐसा उन्होंने डिसाइड किया होगा? प्रोबेबली देयर आर एनफ स्कूल इन द स्टेट टू एकोमोडेट 4000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर। बोल रहे हैं कि हो सकता है कि स्टेट में इतने सारे स्कूल होंगे जहां पर हम लोग 4000 प्राइमरी टीचर को अपॉइंट कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेरेशन दिया होगा। या फिर यहाँ पर the eligible candidates may not be interested to apply as the government may not finally appoint such a large number of primary school teacher। बोल रहा है नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला है, देखो द एलिजिबल कैंडिडेट मतलब जो प्राइमरी स्कूल के टीचर के पोस्ट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, उनका एक एलिजिबिलिटी होता है, जैसे कि 10th पास 12th पास, ठीक है, एलिजिबिलिटी होता है। तो द एलिजिबल कैंडिडेट्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड, एलिजिबल कैंडिडेट हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है टू अप्लाई एज द गवर्नमेंट, वो अप्लाई करने पे इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट फाइनली कोई अपॉइंटमेंट नहीं देगी सच ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, इतने लोगों को गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर सकती है। तो ये लोगों का मानना है, ठीक है, दो चीज लोगों का मानना है, ठीक है, दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टेड है। एक तो बोल रहा है कि इनके पास इतना स्कूल होगा तभी बोल दिया होगा कि लोगों को अपॉइंटमेंट देंगे, मतलब लोगों को अपॉइंट करवाएंगे एज ए टीचर। तो दूसरा बोल रहा है कि ये सब मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ करने वाले हैं नहीं है, तो हमें कुछ अपना मतलब हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहा है। तो कौन सा एजम्पशन करेक्ट है? स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके बताना है। स्टेटमेंट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि हम लोग 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो कौन सा एजम्पशन सही है? गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है तो उनका एजम्पशन सोचना चाहिए, उनका एजम्पशन क्या होगा? assumption 1। एजम्पशन 1 होगा कि ये वाला सही है कि देयर आर एनफ स्कूल, हो सकता है कि वहां पर इतने सारे स्कूल है कि प्राइमरी स्कूल टीचर को हम लोग अपॉइंट करते हैं। और ये जो बोल रहा है ना, ये तो लोगों का मन का बात है, ये गवर्नमेंट क्यों बोलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। नेक्स्ट देखो, ए वार्निंग इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट, ट्रेन कंपार्टमेंट में एक वार्निंग दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो, टू स्टॉप ट्रेन, ट्रेन को रोकने के लिए पुल चेन लिखा हुआ रहता है ना, एक चेन रहता है। अगर मतलब वो तो नॉर्मली क्यों रहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, कोई स्पेशल केस हो रहा है, तो वो चेन पुल कर दिया जाता है, चेन पुल करने से ट्रेन रुक जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ₹500। अगर मतलब जिस वजह से ट्रेन हम लोग ऐसे ही ना ट्रेन का चेन पुल नहीं कर सकते, इसमें ट्रेन का बहुत लॉस होता है, ठीक है। और इसीलिए बोला गया है कि जरूरत पे करो, मतलब जैसे मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कोई आग वाग लग गया है, तभी करना चाहिए। कोई बीमार है, ठीक है, तभी करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। मतलब मान लो कि ऐसा हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, सच में कुछ ऐसा कंडीशन हो तभी करना चाहिए, फालतू में नहीं करते। बहुत से लोग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, छोटा स्टेशन है वहां ट्रेन स्टॉपेज नहीं देगा, चेन पुल कर दिए, ट्रेन को रोक दिया, इतना लॉस करवा दिया, खुद उतर के चले गए। क्या ना, मेरे यहाँ पर तो ट्रेन स्टॉपेज नहीं देता है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेशन में हर तरह का ट्रेन स्टॉपेज नहीं देता है, ठीक है। तो टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन पेनल्टी लगेगा अगर इम्प्रॉपर यूज करते हैं तो। एजम्पशन ऐसा क्यों लिखा होगा ट्रेन के अंदर? सम पीपल मिस यूजेस द एलम चेन, क्योंकि बहुत से लोग इसका मिस यूज करते हैं। ऑन सर्टेन ओकेशन पीपल में वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन, कुछ ऐसा बहुत सारा ओकेशन हो सकता है, मतलब ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जहां पर लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेन पुल करके ट्रेन को रोकना पड़ेगा। तो बोलो कौन सा एजम्पशन सही है? दोनों ही, है ना, दोनों ही, बोथ 1 and 2 दोनों ही सही है। क्योंकि ये लिखा हुआ है फाइन लगेगा क्योंकि लोग इम्प्रॉपर यूज करते हैं, और लिखा हुआ है कि ट्रेन को टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि लोगों को जरूरत पड़ सकता है ट्रेन को रोकने का, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो सकता है कि लोगों को लगे कि ट्रेन रोक दे तो अच्छा होता। 8th नंबर, if it is easy to become an engineer, I don't want to be an engineer। कोई बोल रहा है अगर इंजीनियर बनना बहुत आसान है तो मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, ऐसा उसने क्यों बोला होगा? an individual aspires to be professional, इसका मतलब है जो ये बात बोल रहा है वो पर्सन पर्टिकुलर, वो पर्सन ये चाहते हैं कि वो प्रोफेशनल बने, ठीक है। या फिर क्योंकि ये प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल स्टडी अलग होता है, जैसे तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो दैट इज प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, वन डिजायर टू अचीव ए थिंग विच इज हार्ड अर्न, बोल रहा है कि किसी का ऐसा मतलब अपने अंदर एक डिजायर है कि वो जो टफ चीज है उसको अचीव करे। तो कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो उसने कौन से एजम्पशन पे बोला होगा, एजम्पशन 1 या 2 या फिर दोनों? 2। है बोलो।
assumption 2. हाँ, एजम्पशन 2 मतलब प्रोफेशनल का तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं हुआ है, इंजीनियरिंग पढ़ने का बात हो रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनको ऐसा लगता होगा कि आसान चीज तो मैं करता हूँ नहीं, ठीक है, मुझे जो भी करना है मुझे टफ चीज करना है। इसका मतलब एजम्पशन 2, ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। 9th नंबर देखो, 9th नंबर में क्या बोल रहा है। The concession in rail fares for the journey to hill station has been cancelled। बोल रहा है कि रेल फेयर मतलब रेल का जो भाड़ा जो टिकट था उसमें कंसेशन चलेगा, ठीक है। किस लिए, कहाँ कहाँ पर जाने के लिए कंसेशन चल रहा है, हिल स्टेशन वगैरह अगर कोई जा रहा है तो कंसेशन में टिकट सेल हो रहा है। ये कैंसिल कर दिया गया, ये स्कीम कैंसिल कर दिया गया। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट नीडेड फॉर पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर, ठीक है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये उन लोगों के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है जी जो अपना हॉलीडे हिल स्टेशन पे ऐसे ही बिता सकते हैं, मतलब जिनको कंसेशन का जरूरत नहीं है। कैंसिल कर दिया है गवर्नमेंट ने। रेलवे शुड गिवन कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सन। इन्होंने ऐसा इसीलिए किया होगा क्योंकि ये चाहते हैं उन्हीं को कंसेशन मिले जिनको इसका जरूरत है। रेलवे शुड नॉट एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडेज एट हिल स्टेशन। रेलवे नहीं चाहता है कि लोग हिल स्टेशन में जाके अपना हॉलीडे बिताए। बोलो, रेल ने कंसेशन क्यों कैंसिल कर दिया होगा? एजम्पशन क्या है, 1 या 2 या दोनों या फिर कोई एक? assumption 1. एजम्पशन 1, करेक्ट, एजम्पशन 1। क्योंकि रेलवे ये नहीं चाहते हैं, रेल मतलब रेल ये नहीं चाहता है कि उन लोगों को भी फ्री में मतलब कम पैसे में जाने को मिले जो अपना हॉलीडे वैसे ही अपने खर्चे से निकाल सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को मिलना चाहिए जिनको इसका नीड है। 10th, द ब्रिज वॉज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 128 करोड़, ठीक है। ब्रिज बनाया गया है एक जिसका कॉस्ट है 100 to 80 करोड़ एंड इवन सिविल बस सर्विस इज नॉट यूटिलाइजिंग इट। तो ब्रिज तो बन गया, एक ब्रिज बन गया है जिसपे 180 करोड़ का खर्चा आ गया है और ये ब्रिज कोई यूज नहीं करता है। इवन सिविल बस जो चलाते हैं वो भी इसे यूज नहीं करते। व्हाट अ पीटी टू सी इट ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज्ड। बोल रहे हैं कि ये देख के बहुत दुख होता है कि कितना अंडर यूटिलाइज्ड है ये वाला ब्रिज। क्यों दुख लगता है? ब्रिज कैसे बना होगा? गवर्नमेंट ने तो बनाया, तो कोई क्या अपने घर से पैसा लाके बनाता है? नहीं, जो टैक्स पे करते हैं ना उनके पैसे से ब्रिज बनता है। तो अगर ब्रिज का यूटिलाइजेशन ही नहीं है तो 128 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो बेकार हो गया। ए सिटीजन व्यू ऑन ए न्यू फ्लाईओवर लिंकिंग ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ सबर्ब। ये कौन बोल रहा है? एक सिटीजन बोल रहा है जो ये ब्रिज का अंडर यूटिलाइजेशन देख के दुख के साथ बोल रहा है, देखो 128 करोड़ खर्चा हो गया जबकि इस ब्रिज से तो एक बस भी नहीं जाता है, ठीक है। और ये कौन सा ब्रिज है? ये वो वाला ब्रिज है जो ईस्ट वेस्ट सबअर्ब को कनेक्ट करता है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट जो सबअर्ब है उसे कनेक्ट करता है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा? द बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिज डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है ऐसा ब्रिज बनाया गया है जिसका कोई पब्लिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। there has to be some accountability and utility money spent on public project। बोल रहा है कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया यानी गवर्नमेंट, उनका एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, मतलब उन्हें कैलकुलेशन करके देखना चाहिए कि ये जो पैसा है इसको हम लोग सही जगह पे यूटिलाइज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब गलत यूटिलाइजेशन है ना। तो ये बोलना चाहते हैं ऐसे ही कहीं ब्रिज बना दिया इतना खर्चा करके दिखाने के लिए, देखो ब्रिज बना दिए। यूटिलाइजेशन अगर जरूरत ही नहीं है उस जगह पे ब्रिज बनाने का, लोग यूज ही नहीं करते हैं, तो क्यों ब्रिज बनाए? ये बार बार आ जा रहा है, क्यों ब्रिज बनाए, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है, बोलो कौन सा एजम्पशन सही है? एजम्पशन 1, assumption एजम्पशन 2. एजम्पशन 2 सही है, करेक्ट। ऐसा ब्रिज बनाने का पब्लिक ऑब्जेक्टिव नहीं है ऐसा बात नहीं, ब्रिज हमेशा पब्लिक के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन बात ये है कि सही जगह पे तो बनाओ जहां पर लोग यूज करेंगे, जहां पर कोई यूज नहीं वहां पर बना के क्या फायदा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन इस तरह का होगा और इसमें तुम लोग को पढ़ के समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हम बंद कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, आज दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आज नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे।
ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन में हमें क्या पढ़ना है, देखो हम लोग को क्वेश्चन दे देगा जहां से हमें रिलेशनशिप बताना है कि किसी के साथ किसी का क्या रिलेशन है। जैसे देखो इसमें पहले कुछ जनरल चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमें दो चीज आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नाम पढ़ के हमें लगा मेल तो मेल लिख दिया, फीमेल तो फीमेल लिख दिया, नहीं। क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि मेल कैरेक्टर है कि फीमेल। अब मेल के लिए हम लोग एम या एफ यूज कर सकते हो या फिर ऐसे साइन भी यूज कर सकते हो, प्लस या माइनस, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मेल के लिए प्लस भी यूज कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। अच्छा, अगर रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का होगा, ठीक है, रिलेशन अगर हस्बैंड एंड वाइफ का होगा तो उसे हम लोग इस तरह से डिनोट करें, ठीक है। ए और बी ये मान लो दोनों हस्बैंड वाइफ है, कपल अगर होंगे तो इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम लोग इस तरह से नहीं करना चाहते कुछ और तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर रूल्स लेके तो चलना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे देखो एक्स और वाई, ठीक है, मान लो एक्स और वाई है ब्रदर, ऐसे नाम एक्स और वाई रहेगा तो कैसे पता चलेगा मेल या फीमेल। तो मान लो एक्स एक्स ब्रदर है, वाई सिस्टर है, या फिर एक्स ब्रदर है और वाई भी ब्रदर है, ठीक है, या फिर एक्स सिस्टर है और वाई भी सिस्टर है। अगर ऐसा रिलेशन है तो एक्स वाई को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ब्रांच, ठीक है, ब्रांच मतलब सिबलिंग्स हो गए ना, मतलब भाई बहन क्या होते हैं, ब्रांच हो गए, ठीक है, पेरेंट्स से ब्रांच, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। कपल के लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे एरो, और अगर भाई बहन है तो ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर जेनरेशन बता रहे, जैसे मान लो फादर, उनका बेटा, ठीक है, तो सन, बेटा हो या बेटी, ठीक है, सन या डॉटर, और फादर या मदर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, मम्मी पापा उनके बच्चे, तो ये देखो जनरेशन कैसे दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है। और इनके बच्चे अगर होते हैं तो मान लो, ये मान लो कि फादर मदर सन डॉटर, TER, और ग्रैंड ग्रैंड डॉटर और सन, ठीक है। इस तरह से जनरेशन हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे किस तरह से होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन, इफ एल इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ एम्स सन, हाउ इज एल related to M? ये मैंने ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो क्या बोल रहा है, इफ एल इज द ब्रदर ऑफ, एल जो है वो ब्रदर ऑफ द सन ऑफ एम सन, हाउ इज एल रिलेटेड टू एम। एल और एम के अंदर हमें रिलेशन पूछा है, और यहाँ पर बहुत सारा रिलेशन को जो है एक साथ बता दिया है, हमें इसी पजल को सॉल्व करना है और बताना है कि एल और एम में रिलेशन क्या है, ठीक है। एल और एम में नहीं, एक्चुअली बताना है एल एम का कौन होता है, रिलेशन में कौन होता है ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या क्या बताया है। बोल रहे हैं एल जो है वो ब्रदर ऑफ, भाई है किसका, सन ऑफ एम सन, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कोई एक एम है, उनका बेटा है और उनका बेटा है, क्योंकि देखो सन ऑफ एम सन, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते, पहले मैंने लिख दिया एम, ठीक है। अब एम जो है वो मेल है कि, हाँ बोलो, ग्रैंडसन, ग्रैंड राइट। हाँ, सही आंसर हुआ है। ये देखो, अगर जो एम है वो मेल है कि फीमेल, वी डोंट नो, ठीक है, ये हमें नहीं पता, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, एम, एम के
बेटे, तो वो उनके नेक्स्ट जनरेशन है तो ऐसे हो जाएंगे। अब इनका भी नहीं पता, एम के बेटे हैं तो पता है मेल है ना, एम के बेटे हैं तो पता है मेल है। सन ऑफ एम सन, एम 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 सन और उनके सन है ना, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर लिख देंगे सन, ठीक है। सन ये इनके बेटे हैं, मतलब एम एम का बेटा और एम के बेटे का बेटा, ठीक है, एम के बेटे का बेटा, ये हो गया, ये पजल हो गया। सन ऑफ एम सन। एल कौन है? एल भाई है किसका? इनका। एल भाई है सन ऑफ एम सन का, तो एल अगर भाई है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये बेटा है, ठीक है, ये इसका भाई कौन है? एल है, तो भाई है तो ये भी मेल है, ठीक है। तो इनके पेरेंट्स कौन हो जाएंगे? इनके भी पेरेंट्स ये हो गए, मतलब ये एम हो गया, अब ये हो गए पापा है ना, ये अगर बेटा है एम का तो ये पापा हो गए इन दोनों के। तो हम लोग को पूछा है एल रिलेटेड कैसे हैं एम के साथ, तो एल एम के कौन हो गए? ग्रैंडसन हो गए, ठीक है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हो, तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो, ड्रॉ करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पजल ज्यादा रहता है तो ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो गया ग्रैंडसन। सेकेंड क्वेश्चन, P is the mother of Q and R, and S is the husband of R. How is P related to S? Mother, daughter, mother-in-law, daughter-in-law। देखो क्या बोल रहा है, P इज द मदर ऑफ Q एंड R, ठीक है। P जो है वो माँ है, तो ये फीमेल कैरेक्टर मैंने प्लस से दिखा दिया। ये किन की माँ है? ये दो इनके दो बच्चे हैं Q और R, ठीक है। अब हम लोगों को ये नहीं पता कि Q और R जो है वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। इसको हम पीछे करें क्या? ये नहीं दिख रहा, यहाँ पर कर देते, यहाँ हो जाएगा। P के दो बच्चे हैं Q और R। P जो है वो अगर किसी की मदर है तो वो फीमेल कैरेक्टर है, इनका नहीं पता मेल है कि फीमेल, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ठीक है। Q का नहीं पता मेल है कि फीमेल। एस जो है, एस इज हस्बैंड ऑफ आर। एस अगर आर के हस्बैंड है तो आर क्या है? आर ऑब्वियसली फीमेल है, आर ऑब्वियसली फीमेल है, क्योंकि एस जो है वो आर के हस्बैंड है, और हस्बैंड यानी कपल हो गया, तो हम लोग उसको ऐसे दिखाएंगे, मैंने बोला था ये ऐसे होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, चलो ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये एस हो गया, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। आर जो है वो फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है, और आर के हस्बैंड है एस, यानी वो मेल कैरेक्टर है। ये साइन से पता चल रहा है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। इसमें से ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। अब पूछा क्या है? पी रिलेटेड टू एस। पी और एस में रिलेशन क्या है? मतलब एक्चुअली पी एस के कौन होते हैं? एस पी का कौन होता है? मदर इन लॉ, ठीक है। पी जो है वो इसकी मदर इन लॉ होती है, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पर मान लो सन इन लॉ रहेगा, तुम लोग उस पर टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछा है कि एस कैसे पी के साथ रिलेटेड है, ये पूछा है कि पी कैसे एस के साथ रिलेटेड है, पी कौन होती है इसकी, ठीक है। तो वो हो जाएगा मदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टीना's mother is Raj's mother's daughter, how is Raj related to Tina? Uncle, son, father, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, ठीक है, मामा जी। इफ टीना's मदर इज राज मदर्स डॉटर, मतलब यहाँ पर पता चल रहा है दो पर्सन है, टीना और उनकी माँ, राज और उनकी
माँ, ठीक है, ये पता चल रहा है। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं टीना, यहाँ पर लिखते हैं टीना, क्योंकि टीना जो है वो सेकेंड जनरेशन होगी और टीना की माँ, यानी टीनास मदर। ये एक पर्सन का डिटेल्स है। राज मदर मतलब राज और राज की माँ, राज और राज, राज मदर, ठीक है। अब क्या बोला है देखो, राज मदर, राज की जो माँ है, ठीक है, राज की जो माँ है, ये राज की माँ है, यानी ये फीमेल कैरेक्टर है। टीना की माँ है, ठीक है। अब टीना मेल है कि फीमेल? नॉर्मली राज हम लोग क्या बोलते हैं, मेल कैरेक्टर। टीना जो नाम है वो ना कभी कभी लड़कों का भी होता है, लड़की का भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जब तक हमें नहीं बोलेगा। लेकिन ये अगर कोई माँ है तो वो तो फीमेल कैरेक्टर ही हुई। तो टीना की माँ और राज की माँ जो है, टीना की जो माँ है वो राज की माँ, राज मदर्स डॉटर, ठीक है। टीनाज मदर, ये टीना की माँ जो है वो राज के मदर की डॉटर है। मतलब राज की मदर जो है वो टीना की माँ की, टीना की जो माँ है उसकी माँ है ना। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये हम लोग बोल सकते हैं सेम ब्रांच है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना, ये देखो टीना की जो माँ है वो कौन हो जाएंगी, देखो टीनाज मदर, टीना और टीना की माँ, राज मदर, राज और राज की माँ, टीनाज मदर, ये जो है टीना की जो माँ है, ये कौन है, राज की जो माँ है उनकी बेटी है, उनकी बेटी है। तो राज और टीना की माँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो मेटरनल जाएंगे, अंकल। आंसर मैटरनल अंकल, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, है ना, ये दोनों हो जाएंगे भाई बहन। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, भाई बहन के लिए हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, राज और टीना मदर, ठीक है। अब राज नॉर्मली क्या होता है, मेल कैरेक्टर ही होता है। वैसे मैटरनल अंकल दिया हुआ है, राज तो किसी लड़की का नाम होगा नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन आंसर क्योंकि मैटरनल अंकल क्यों है, क्योंकि देखो हमें पूछा है राज का रिलेशन क्या है टीना के साथ, ठीक है। तो टीना की माँ का भाई, टीना की माँ का भाई तो क्या होता है, माँ का भाई मामा जी होते हैं, ठीक है। तो ये मैटरनल अंकल हो जाएगा। और इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये भाई बहन है, या फिर इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये सेम ब्रांच से है, सेम ब्रांच से है। मतलब राज की जो माँ है वो यूके, मतलब ये जो मदर फिगर है ये दोनों के लिए। फोर्थ नंबर, ए मैन pointing to a photograph says her mother's only daughter is my daughter. How is the lady in the photograph related to the man? ऑप्शन दे देते हैं, मदर, कजिन, कजिन, COUSIN, ठीक है, यू नहीं लिखा था, यू लिखते हैं, मदर इन लॉ, डॉटर। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सेज, मान लो ये एक फोटोग्राफ है, ठीक है। इस फोटोग्राफ में, इस फोटोग्राफ को दिखा के ए मैन, ठीक है, ये मैन बना दिया मैंने, ये इन फोटोग्राफ को दिखाते हुए बोल रहे हैं हर मदर, मतलब इस फोटोग्राफ में कोई लेडी होगी, कोई लेडी होगी, क्योंकि बोला है हर मदर, तो कोई एक लेडी बना देते, चलो ये है लेडी, ठीक है, ये लेडी है। इनको दिखाते हुए ये बोल रहे हैं हर मदर्स ओनली डॉटर, इनकी जो माँ है, इनकी माँ यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। ये जो है ये एक लेडीज है, एक लेडीज है, इनकी जो माँ है तो हम लिख देते हैं इनकी माँ, यानी मदर, मदर लिख दिया। इनकी जो माँ है, हर मदर्स ओनली डॉटर, इनकी माँ की एक लौती बेटी कौन होगी, इनकी माँ की एक लौती बेटी कौन है, একমাত্র মেয়ে, বলছে এই ফটোতে যে আছে,
হ্যাঁ বলো। যে ছবিতে আছে সেই একমাত্র মেয়ে। है जो छविते আছে সেই একমাত্র, ये खुद ही है ना, इनके माँ की इकलौती बेटी, मतलब वो खुद, ठीक है, हर मदर्स ओनली डॉटर, मतलब ये बोल रहे हैं इनके माँ की इकलौती बेटी, मतलब ये खुद, ठीक है, इज माई डॉटर, ये इनकी माँ की इकलौती बेटी मेरी भी बेटी है, इनके माँ की इकलौती बेटी मेरी भी बेटी है। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन, ये दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। हाँ, ये कौन है, ये बेटी है, इस पर्सन की बेटी है, ठीक है, ये बेटी होगी। चलो 5th नंबर, ए मैन said to a lady, your mother's husband's sister is my aunt. How is the lady related to the man, granddaughter, mother, daughter, sister, ठीक है। देखो क्या बोला है, ए मैन सेड टू ए लेडी, एक मैन बना लेते पहले, ठीक है, ये एक मैन है जो कि एक लेडी को कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, ये बना लिया मैंने लेडी, ठीक है, इस लेडी को बोल रहे हैं योर मदर, तुम्हारी माँ, ठीक है, यहाँ पर मदर लिख देते हैं, ये लेडी है, इनको बोल रहे हैं, ये इनको बोल रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी जो माँ है, ठीक है, तो माँ है तो ये फीमेल फिगर, ये लेडी है तो ये भी फीमेल फिगर है, योर मदर्स हस्बैंड, तुम्हारे माँ के हस्बैंड, तो तुम्हारे माँ के हस्बैंड, यानी इस लड़की के तरफ से अगर हम लोग देखें तो उनके माँ के हस्बैंड इनके फादर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं फादर, फादर जो कि फीमेल फिगर हो गया, तो ये इंसान इस लड़की को बोल रहा है कि तुम्हारे माँ के जो हस्बैंड है, मतलब इसके जो फादर है, मैंने फादर लिखा, ठीक है, उनकी जो सिस्टर है, उनकी जो सिस्टर है, तो सिस्टर को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है, सिस्टर यानी इस लड़की के तरफ से लिख रहे हैं ना, लड़की की माँ, लड़की के पापा मतलब फादर, और लड़की के क्या बोले उसे, आंट, आंट मतलब पापा की बहन यानी भुआ जी, तो इंग्लिश में तो आंटी बोला जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं হাজবেন্ড সিস্টার, হাজবেন্ড সিস্টার मतलब ভুয়া हो गए, माने যেটাকে বাংলাতে পিসি বলে, ঠিক আছে, বাবার বোন মানে পিসি, तो यहाँ पर अगर भुआ हो रही है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट, ठीक है। अब ये यहाँ पर लाइन देने से पता चल जाता है इससे कि ये पापा की बहन है ना, तो ये लड़की उनके माँ, उनके पापा और उनके भुआ यानी पापा की बहन इज माई आंट, ये बोल रहा है वो मेरे भी आंट है, वो मेरे भी आंट है, तो किसी लड़की, ये लड़की के जो आंट है वो इस लड़का का भी, इस मैन का भी, मतलब इस लेडी के जो आंट है वो इस मैन की भी आंट है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, ठीक है, ये दोनों में रिलेशन क्या है, ये है, बोलो अरे बोलो, सिस्टर। सिस्टर, ठीक है, बहन है, क्योंकि इसकी जो बुआ है वो इसकी भी बुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके पापा की बहन, ठीक है, इसकी पापा की बहन अगर इसकी भी आंट है तो फिर सेम बात ही हुआ ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टर। अब यहाँ पर देखो बहन है सिस्टर, अब आंट जो है यहाँ पर इंग्लिश में, लेकिन बुआ हो या मौसी हो सभी को आंट बोला जाता है, ठीक है, मौसी तो होंगी नहीं, क्योंकि मौसी तब होती, मासी तब होती ना अगर माँ की बहन होती, ठीक है, पापा की बहन है तो आंटी होंगी, अच्छा मतलब सॉरी बुआ होगी। 6th नंबर, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ बी, डी इज द daughter of A, E
is the sister of D. F is the brother of D. Then who among the following is aunt of F? Option A, option B, option C, D, option D, E. ठीक है, ऑप्शन डी ई। अच्छा देखो क्या बोला है यहाँ पर, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, पहले एक एक चीज ड्रॉ करते हैं। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए और बी ब्रदर है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो बी सिस्टर है कि ब्रदर नहीं पता, बट ए तो कंफर्म है वो मेल फिगर है, क्योंकि ए जो है वो भाई है किसके, बी के। अब बी जो है वो भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। सी इज द मदर ऑफ बी, सी जो है वो बी की माँ है, बी की माँ कौन है, सी। ठीक है, तो अगर ये दोनों भाई बहन भाई भाई है और बी की माँ अगर सी है, तो फिर ए की माँ भी सी है। ठीक है, ए की माँ भी सी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, सी इज द मदर ऑफ बी, डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी जो है वो ए की डॉटर है। ठीक है, मतलब ए की डॉटर जो है वो डी है, डॉटर है यानी फीमेल फिगर। तो ए की एक बेटी है जिसका नाम है डी, डी इज द डॉटर ऑफ ए। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई जो है वो बी की सिस्टर है, तो बी की सिस्टर है ई। ठीक है, सिस्टर है यानी फीमेल फिगर, तो इसका मतलब ए बी और ई ये तीनों या तो मतलब ये तीनों भाई बहन है, जिसमें से अभी तक बी का पता नहीं चला मेल है कि फीमेल है। ठीक है, ये हो गया ई। अच्छा अब देखो, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ जो है वो डी के ब्रदर है, एफ जो है वो डी के ब्रदर है। ठीक है, डी के भाई हो गए, एफ भाई है इसीलिए मैंने मेल फिगर कर दिया। ठीक है, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी। देन हु अमंग फॉलोइंग इज आंट ऑफ एफ, इसमें से कौन है जो एफ की आंट है, एफ की आंट बोलो। एफ और डी जो है भाई बहन है, इनके फादर का नाम ए है। अब पूछ रहा है कि एफ ई, ई होगा क्योंकि ये फीमेल है, इसका तो पता नहीं चला ना, ये तो इनके पापा है, ई है ना, सही ई होगा, सही आंसर बता ई होगा। ठीक है, ई जो है ये हो जाएंगे आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, pointing to a man in a photograph, a lady said to a boy, his father's wife's only daughter in law is my sister. How is the man's son related to the lady? Son, nephew, brother, none of those. अच्छा देखो क्या बोला है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन ए फोटोग्राफ। ठीक है, तो फोटोग्राफ में एक मैन है, ये रहा एक फोटोग्राफ बना दिया मैंने, इसमें
एक मैन बना लेते, ठीक है, ये है एक मैन, और ये मैंने कर दिया यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस मतलब मैन, वही यूज कर रहे हैं तो हम लोग, हाँ, या फिर माइनस मतलब मैन यूज कर रहे हैं, माइनस मतलब मैन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस लगा देते हैं। चलो ये एक मैन है, ठीक है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए लेडी सेट, अभी बाहर कौन है, एक लेडी है, ठीक है, बाहर कौन है, एक लेडी है, ये लेडी क्या कर रही है, ये लेडी इनको देखते हुए बोल रही है, किसको बोल रही है, एक लड़के को, ठीक है, तो ये फोटोग्राफ जो है यहाँ पर दिखा रही है, फोटोग्राफ दिखा रही है, और एक बच्चे को बोल रही है, ठीक है, एक बच्चे को ये बोल रही है, क्या बोल रही है, देखो ये क्या बोल रही है, हिज फादर, ये जो फोटोग्राफ में है इनके जो फादर है, तो फादर लिख देते हैं, इनके जो फादर है, ठीक है, उनकी जो वाइफ है मतलब इनकी माँ, ठीक है, इनकी माँ, his father's wife's only daughter, ओनली डॉटर इन लॉ, अच्छा ओनली डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है, इनकी बहू, डॉटर इन लॉ कैसे होता है, मतलब अगर किसी का बेटा होता है, उनका शादी हो जाता है, तो जो बहू होती है वो क्या होती है, डॉटर इन लॉ होती है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, बहू ही तो बोलते हैं, डॉटर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो पर्सन है इसका मतलब इनका शादी हो गया होगा, क्योंकि यही तो इनके बेटे हैं, तो इनकी जो वाइफ है, ठीक है, इनकी जो वाइफ है वो इनके क्या हो जाएंगे, डॉटर इन लॉ। अब क्या बोल रहा है देखो, हिज फादर्स वाइफ्स ओनली डॉटर इन लॉ इज माई सिस्टर, ये बोल रही है कि ये मेरी बहन है, इस पर्सन की जो वाइफ है ना ये मेरी बहन है, ठीक है, अच्छा, अब हाउ इज द मैन सन, अब इस पर्सन का बेटा, इस पर्सन का एक बेटा है, ठीक है, रिलेटेड टू द लेडी, उस लेडी के साथ कैसे रिलेटेड है, अब देखो फिर से पढ़ते हैं, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए लेडी सेड टू ए बॉय ही इज फादर, अच्छा इस बच्चे को बोल रही है कि ये देखो यहाँ पर हिज फादर्स वाइफ्स ओनली डॉटर इन लॉ, एक सेकेंड, एक मिनट देख लेते, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए लेडी सेड टू ए बॉय, एक मैन को दिखाते हुए बोल रही है, ये लेडी इस बच्चे को बोल रही है, हाँ ठीक है, हिज फादर्स वाइफ्स ओनली डॉटर इन लॉ, हिज फादर्स वाइफ्स, इनकी जो फादर है उनके वाइफ की जो डॉटर इन लॉ है वो मेरी क्या है, वो मेरी बहन है, मतलब सीधा बात है, इस पर्सन की जो वाइफ है वो इस लेडी की बहन है, ठीक है, इस लेडी की बहन है, तो हाउ इज द मैन सन, अच्छा इनका अगर कोई बेटा हुआ, अगर इनका कोई बेटा हुआ मैन सन रिलेटेड टू द लेडी, ये कैसे रिलेटेड होगा, मतलब इनका जो बेटा है वो तो इनका भी बेटा है, इनका जो बेटा है, ये इनका जो बेटा है वो तो इनका भी बेटा है ना, एक सेकंड ये इरेजर आ जा रहा है, हाँ इनका भी बेटा है, और ये जो है ये जो है ये तो इनके सिस्टर है, ये तो इनकी सिस्टर है, बोलो क्या रिलेशन होगा, ये बच्चा इनका क्या होगा, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो, नेफ्यू। नेफ्यू, करेक्ट, नेफ्यू होगा, ठीक है, अपने भाई या बहन के बच्चे को हम लोग नेफ्यू या नीस बोल सकते हैं, अगर बेटा हुआ तो मतलब लड़का हुआ तो नेफ्यू, लड़की हुई तो नीस, ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पर वही बोला है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए लेडी सेड टू ए बॉय, बोल रहा है कि ये जो इंसान दिख रहा है ना फोटोग्राफ में, इनके जो पापा है, मतलब इनके जो पापा है और पापा की जो वाइफ है मतलब इनकी माँ हो गई, उनकी जो इकलौती बहू है वो मेरी बहन है, ठीक है, इनकी जो इकलौती बहू है वो मेरी बहन है, और वाइफ्स ओनली डॉटर इन लॉ इज माय सिस्टर, हाउ इज द मैन सन, अगर इस पर्सन का जो फोटोग्राफ में है उनका अगर कोई बेटा होता है तो वो इनके साथ कैसे रिलेटेड हो गए, तो वो क्या हो गए, ये जो है वो नेफ्यू हो गया इसके लिए, मतलब ये इसकी मतलब ये बोल सकता है इनको मौसी, है ना, मासी हो गई है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा ये बच्चे का ये कौन है, तो हम लोग बोल देते हैं कि आंट, ठीक है, मतलब मासी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम लोगों को उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि ये पर्सन, ये जो लेडी है वो इस बच्चे की क्या हो, मतलब ये बच्चा इस लेडी का क्या होगा, मतलब नेफ्यू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज द ओनली
only daughter of B's mother's husband's father's wife. How is A related to B? Sister, mother, niece, aunt. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ ए इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर्स वाइफ। तो इसका मतलब बी एक कैरेक्टर है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है बीज मदर, तो बी की माँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं बीज मदर, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर होगी। ठीक है, बीज मदर, बीज मदर्स हस्बैंड यानी बी के पापा, बीज फादर, बीज मदर्स हस्बैंड यानी बी के पापा, हस्बैंड्स, बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर, बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर मतलब बी के जो माँ है उनके जो हस्बैंड है उनके फादर, मतलब बी के ग्रैंड फादर। यहाँ पर लिख देते हैं बीज ग्रैंड फादर, हस्बैंड्स फादर्स, ये देखो बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर्स वाइफ, फादर्स हस्बैंड्स फादर्स वाइफ मतलब हस्बैंड के फादर, मतलब बी के ग्रैंड मदर उनकी वाइफ, यानी ग्रैंड फादर, और ये ग्रैंड मदर हो जाएंगे, ग्रैंड मदर बीज, है ना, बी की ग्रैंड मदर। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए और बी में रिलेशन क्या है? अच्छा, ए तो अभी तक हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है, देख लेते हैं। ए इज द ओनली डॉटर, अच्छा ए कौन है? ओनली डॉटर है। अच्छा ए कौन है? ए डॉटर है, मतलब फीमेल फिगर है। ए इज द ओनली डॉटर किसकी? बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर्स वाइफ्स, ठीक है, हस्बैंड्स फादर्स वाइफ मतलब इनकी बेटी है। ये जो लास्ट रिलेशन आया इनकी बेटी है। ठीक है, इनकी बेटी है। ये जो है ना बीज ग्रैंड मदर उनकी बेटी है। अगर बी के दादी, दादी बोलते हैं ना माने जेटा के ठाकुमा वाले, तो अगर उनकी एक लौती बेटी है ए, इनकी एक लौती बेटी है, मतलब बी के पापा और ए जो है वो दोनों क्या है? वो दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, तो पूछ रहा है ए कैसे बी के साथ रिलेटेड है, ए कौन लगती है बी की, ए बी की कौन लगती है? पूछा गया ना, बोल से ए इज द ओनली डॉटर, ए होता फीमेल है ও बोल केटा गया aunt आंट बोल रहे ना। अच्छा, কথাটা অনেকক্ষণ পরে এলো ভেসে ভেসে। अच्छा हाँ, आंट होगा ना, भुआ, भुआ हो गई। ठीक है, आंट। क्वेश्चन नंबर 9, pointing to a gentleman, Deepak said his only brother is the father of my daughter's father. How is the man, how is the man related to Deepak? Brother, uncle, father, cousin. ठीक है, ये ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको कहाँ ड्रॉ करें? यहाँ हो जाएगा, चेक करते देखते हैं। पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन, एक जेंटलमैन को दिखा के दीपक बोल रहे हैं ही इज ओनली ब्रदर, वो जो
पर्सन है, ठीक है, वो जो जेंटलमैन है, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। अच्छा, दीपक बोल रहे हैं, देखो दीपक बोल रहे हैं कि ही इज ओनली ब्रदर, मतलब वो जेंटलमैन के जो एकमात्र भाई है, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो माई डॉटर्स फादर क्या होता है ये बताओ। माई डॉटर्स फादर मतलब मेरे बेटी के पापा। मेरे बेटी के पापा कौन है? मेरे बेटी के पापा, मतलब ये कौन बोल रहा है? दीपक बोल रहा है। दीपक अगर बोल रहा है कि मेरी बेटी, मतलब दीपक और दीपक की बेटी, और दीपक के बेटी के पापा कौन होंगे? दीपक खुद होगा, है ना। मतलब ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पर लिख ये बना लेते दीपक, ठीक है, ये बना लिया मैंने दीपक, ठीक है, दीपक और उनकी बेटी, यहाँ पर हम बना लेते हैं डॉटर, दीपक की डॉटर। तो देखो माई डॉटर्स फादर मतलब ये खुद, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दीपक सेड ही इज ओनली ब्रदर, इस इनके जो एकमात्र भाई है वो है फादर ऑफ, ये फादर है ऑफ माई, ये देखो माई डॉटर्स फादर, ये कौन है? ये तो दीपक खुद है। माई डॉटर्स फादर दीपक खुद है। तो देखो दीपक सेड ही इज ओनली ब्रदर, ये बाद में डील करते हैं, इज द फादर ऑफ दीपक, फादर ऑफ दीपक, है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दीपक के पापा, यानी दीपक फादर, ठीक है। दीपक के फादर कौन है? दीपक के फादर का एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है कि जो एक जेंटलमैन है उनके बारे में बता रहा है, ही इज ओनली ब्रदर, ही इज ओनली ब्रदर, ये जेंटलमैन है, ये एक जेंटलमैन है, ठीक है। इनके जो एकमात्र भाई है वो फादर है दीपक के, ये जो जेंटलमैन है इनके एकमात्र भाई जो है वो दीपक के फादर है, यही तो बोला है। थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है क्वेश्चन, पढ़ के देखने से ही समझोगे। यहाँ पर हम लोग एक एक चीज करेंगे। पहला बात है डॉटर और फादर, यानी एक बेटी है और उनके पिता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है दीपक, बोल रहा है ही इज ओनली, ही इज मतलब जेंटलमैन जो है, ठीक है, उनके क्या बोल रहा है, उनका जो एकमात्र भाई है वो कौन है? वो पिता है किसके? माई डॉटर्स फादर। अब ये माई कौन है? दीपक, दीपक डॉटर्स फादर, तो दीपक के जो डॉटर है उनके फादर तो दीपक खुद है। तो दीपक, दीपक की बेटी, दीपक के पापा, और एक जेंटलमैन है जो दीपक के पापा के एकमात्र भाई है। हो गया ड्रॉ, तो हम लोगों ने पूरा कर लिया। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दीपक, मतलब ये पर्सन दीपक के कौन लगते हैं? बोलो कौन लगते हैं? बोलो, पापा के भाई कौन लगेंगे? अंकल। अंकल, ठीक है, ताऊ या चाचा माने जेठू बा काकू। अब मैथ से करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, आंसर दे रखा है भी, आंसर इग्नोर करो। ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक पर्सन फोटोग्राफ में देख के बता रहे हैं द लेडी, मतलब फोटोग्राफ में एक लेडी है, चलो लेडी बना दिया मैंने, फोटोग्राफ में एक लेडी है उनको देख के, द लेडी इन द फोटोग्राफ, यहाँ पर इस फोटोग्राफ में जो लेडी है कौन बोल रहा है? एक मैन बोल रहा है, ठीक है। फोटोग्राफ में जो लेडी है ना, ये कौन है? इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, ये कौन है? ये मेरे नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर है। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट बोला है, तो देखो हम लोग इसको ना थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देते, ठीक है, पीडीएफ तो शेयर कर देंगे, हम यहाँ पर एक बार ड्रॉ करके बताते। क्वेश्चन नंबर 1, फोटोग्राफ में एक लेडी है, ठीक है, फोटोग्राफ में एक लेडी है, क्या बोला है? एक मैन है जो क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पर हम बना देते एक मैन, ठीक है, एक मैन है जो यहाँ पर फोटोग्राफ में एक लेडी को देख के बोल रहे हैं द लेडी इन द फोटोग्राफ, ये कौन है? माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब ये बोल रहे हैं ये फोटोग्राफ में जो है वो इस मैन की क्या है? मैंस नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर,
ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, तो इस मैन का एक नेफ्यू है, इतना समझ में आ रहा है, इनका एक नेफ्यू है, नेफ्यू तो इनके नेक्स्ट जनरेशन होगा, इस मैन का एक नेफ्यू है। नेफ्यू मतलब क्या होता है, भाई या बहन का बच्चा, ठीक है, मतलब लड़का, भाई या बहन का लड़का। तो हम लिख देते हैं ब्रदर या सिस्टर्स, समझने के लिए, ठीक है, ब्रदर्स या सिस्टर्स सन, नेफ्यू। तो ये मैन का एक नेफ्यू है, मतलब उसके भाई या बहन का बेटा है। ठीक है, मैन्स नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, इनके नेफ्यू का कौन है, नेफ्यू का मैटरनल ग्रैंडमदर। तो मैटरनल कब कब आएगा, ये देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं, मैन्स नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर। मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब इसके इसके क्या हो जाएंगे, मैटरनल मतलब हो गया, ये कंफर्म हो जाता है। देखो मैटरनल मतलब कब होता है, जब हम लोग माने যেটাকে বলি মামা বাড়ির রিলেশনে থাকলে। मैटरनल मतलब क्या हो जाएगा, मम्मी के तरफ से जो भी रिलेशन होता है वो मैटरनल होता है, पापा के तरफ से जो होता है वो पैटर्नल होता है। जैसे माँ की बहन मौसी, लेकिन पापा की जो बहन है वो बुआ होती है, माने मासी और पीसी। तो मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से, और पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से। तो इनके जो नेफ्यू है, नेफ्यू के जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, मैटरनल नेफ्यू का जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो नेफ्यू जो है उनका मैटरनल ग्रैंड मदर क्या बोला है, मैटरनल ग्रैंड मदर, द लेडी इन द फोटोग्राफ, वो कौन है, ये लेडी है। ये नेफ्यू के जो मैटरनल ग्रैंड मदर है वो ये लेडी है फोटोग्राफ में। मतलब देखो यहाँ पर हम लोग को पूछा क्या है लास्ट में, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर, रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर। ठीक है, रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर, इस मैन की एक सिस्टर भी है। ठीक है, इस मैन की एक सिस्टर भी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो नेफ्यू बताया जा रहा है ना, वो इस बहन का ही बेटा होगा, कंफर्म है। क्योंकि देखो बहन का बात आता है, बहन का बच्चा अगर कुछ रिलेशन अपने मतलब माँ की तरफ से करेगा, मतलब ये नेफ्यू ये जो मैन है इनकी जो सिस्टर है उनका बेटा है। अब ये सारा रिलेशन तो मम्मी की तरफ से बता रहा होगा, तभी मैटरनल हो गया ना। अब देखो, अब धीरे धीरे पढ़ने से समझ में आएगा। ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ये मैन इस फोटोग्राफ में देखते हुए बोल रहा है, द लेडी इन द फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में जो लेडी है वो कौन है, वो मेरे नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर है। मेरे नेफ्यू मतलब मेरे भाई या बहन का बेटा। अब इनकी अगर एक बहन है, देखो बोल रहा है कि ये मैन की एक बहन है, हु हैज नो अदर सिस्टर, मतलब इसकी एक लौती बहन ही है और कोई बहन नहीं है, एक ही बहन है। ठीक है, अब भाई का बेटा होगा तो वो तो मैटरनल नहीं बोलेगा, उसके लिए पैटर्नल होगा। ठीक है, तो ब्रदर नहीं, इसका मतलब सिस्टर का ही बेटा है, इतना कंफर्म हो रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है द लेडी इन द फोटोग्राफ, ये कौन है, मेरे नेफ्यू की मतलब मेरे बहन के बेटे का मैटरनल ग्रैंड मदर है। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब इसकी नानी है, माने যেটাকে दीदा बोले। ठीक है, नानी है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन सिस्टर, ये लेडी इस इनकी कौन होती है, ये लेडी इनकी कौन होती है, बोलो ये लेडी इनकी कौन होती है, माँ, कजन, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तुम लोग ही बताओ क्या होगा आंसर। বোঝা গেল না বোধহয়। বলছে এখানে একটা একটা লোক একটা ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে বলছে, এই লোকটাই ফটোগ্রাফটাকে দেখে বলছে এই ফটোগ্রাফে যে লেডিটা আছে সেটা আমার ভাগনা। ঠিক আছে, নেফিউ মানে কি হয়ে গেল এখানে, ভাগনাই হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে, হ্যাঁ নেফিউ মানে ভাগনা। ঠিক আছে, তো ভাগনা মানে ভাগনা ভাগ্নি দুটোই হতে পারে না, আর নেফিউ যে সে হচ্ছে এখানে বোনের ছেলে। কেন, কারণ এই লোকটার একমাত্র বোন আছে, এখানে শেষ লাইনে বলেছিল। ঠিক আছে, ম্যান সিস্টার হু হ্যাজ নো আদার সিস্টার, এই লোকটার একটা বোন আছে আর অন্য কোনো বোন নেই। তাহলে এই যে ছেলেটা, তাহলে এই যে ছেলেটা আছে সেটাই বোনেরই ছেলে। তো বলছে এই যে ফটোতে যে লেডিটা আছে সেটা হচ্ছে আমার বোনের একমাত্র ছেলের দিদা। তাহলে এই ফটোগ্রাফে যে লেডিটা আছে তার সাথে এই এনার বোনের কি সম্পর্ক, এটা বলেছে। দেখো পড়ে আরেকবার, হ্যাঁ বলো আরেকবার বলো। বুঝতে পেরেছি এবার। মাদার, হ্যাঁ এবার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, তোমাদের এটা এটা সব থেকে কঠিন প্রশ্ন এটাই আছে এই পুরো ম্যাথটাতে। ঠিক আছে, সব থেকে কঠিন এটাই। ঘোরানো এটা, হ্যাঁ বলো। এটা অনেকটা ঘোরানো। হ্যাঁ অনেকটা ঘোরানো, সব থেকে কঠিন এটাই আছে, এটা সব থেকে বেশি ঘোরানো। আচ্ছা নেক্সট দেখো, এ ওম্যান ইন্ট্রোডিউস এ ম্যান,
एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आंसर एक बार इग्नोर करो, ठीक है, आंसर देख के कोई फायदा नहीं, हमें समझना पड़ेगा। ए वुमन इंट्रोड्यूसेस ए मैन, एक एक वुमन है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक लेडी जो कि एक मैन को इंट्रोड्यूस करवाते ही ये बोल रही है, इंट्रोड्यूस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। तो इनकी माँ, पहले ये बना लेते हैं, इनकी माँ, ठीक है, ऑफ हर मदर, ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं, ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब इनकी माँ का भाई, माँ का भाई मतलब इनके लिए क्या हो जाएगा, अंकल, मैटरनल अंकल, है ना। इस वुमेन के मैटरनल अंकल, देखो क्या बोल रहा है, ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन, ये वुमेन इस मैन को इंट्रोड्यूस करवा रही है, किस हिसाब से, किसी के बेटे के हिसाब से, किसके बेटे के हिसाब से, एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, द ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब माँ के भाई का बेटा, ये हो गया, बोलो। अब हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये जो है ना, ये जो मैन है ना, ये कौन है, ये इस लेडी के माँ के भाई का बेटा है, ये यहाँ पर वही बोला, ये वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। तो बोलो, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। বলছে একটা মহিলা, ঠিক আছে, একটা লোককে इंट्रोड्यूस कराচ্ছে কি হিসেবে, কারো ছেলে হিসেবে, ठीक है, एज ए सन, ठीक है, किसी का बेटा है, ये किसी का बेटा है, बट किसका, बोल रहा है कि ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब उस औरत के माँ के भाई का बेटा है, माँ के भाई का बेटा है, बोलो। तो फिर इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया, ये जो है इनके भाई का बेटा, तो भाई का बेटा क्या होता है, ये इनको क्या बोलेगा, बोलो, भाई का बेटा क्या होता है, भाई या बहन के बेटे को क्या बोलते हैं। nephew। यहाँ पर ना थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, भाई या बहन का बेटा बोल रहा है यहाँ पर, এখানে তো সিস্টার বা ব্রাদার হবে অ্যান্সারটা। না না, এখানে না আরেকটা অপশন দেওয়া উচিত, এখানে কি দিয়ে দিয়েছে এটা অপশনটা, এখানে হিসেব মতো কি হচ্ছে, এখানে রিলেশনটা, হ্যাঁ রিলেশনটা কি হচ্ছে বলো একটু, ভাইয়ের ছেলে হচ্ছে তো, হ্যাঁ, ভাইয়ের ছেলেকে বলে কাজিন, না কাজিন কেন বলবো, হ্যাঁ ঠিকই তো আছে, ঠিকই আছে, নেফিউই তো হবে ভাইয়ের ছেলে, হ্যাঁ ভাইয়ের ছেলে তো নেফিউই হবে, ভাইয়ের মেয়ে হলে নিস হতো, ভাইয়ের ছেলে নেফিউ, কিন্তু এখানে বলেছে ডি, এক না, এক মিনিট, ভাইয়ের ছেলে, আমি কি ভুল বলছি, ম্যাম একবার দেখুন, বলছি মায়ের ভাইয়ের ছেলে মানে আমার মামার ছেলে, আমার মামার ছেলে তো আমার ভাই বা বোনই তো হবে। মায়ের ভাইয়ের ছেলে, হ্যাঁ তাই তো, তাহলে তো আমার ভাই বা বোন হবে, ছেলে তাহলে ভাই হবে, হ্যাঁ ভাই হবে, কিন্তু এটা কিরকম, নিজের ভাই তো নয়, নিজের ভাই হলে ব্রাদার বলতে পারবো ইংরেজিতে, নিজের ভাই না হলে কি বলতে হয়, কাজিন ব্রাদার, কাজিন সিস্টার, ঠিক আছে, তাহলে এখানে আনসার কাজিন হওয়া উচিত, এখানে না ওই অপশনটা দেয়নি, মানে ভুল অপশন আছে, সোজা কথা, দেখি এদের, এরা ডি বলে দিয়েছে আঙ্কল, ও এই দেখো এখানে কাজিন লিখে দিয়েছে, হ্যাঁ ভুল ভুল করেছে, এটা এটা एक्चुअली कजन হবে এই অপশনটা, ये वाला कजन होगा, ठीक है, ये गलत दे दिया है, ठीक है, क्योंकि माँ के भाई का बेटा, तो माँ के भाई का बेटा मामा का लड़का हो गया, मामा के लड़के को बोला जाता है इंग्लिश में कजन ब्रदर, कजन सिस्टर बोला जाता है, मतलब अपने ভাই বেহেনকে अलावा বাকি सबको कजन ब्रदर कजन सिस्टर, ইংরেজিতে হলো এইভাবে হচ্ছে, ঠিক আছে, নিজের ভাই বোন হলে ব্রাদার সিস্টার, আর নিজের ভাই বোন ছাড়া মামা, কাকু, জেঠু, মাসি, সবার ছেলে বা মেয়েকে, মানে যাদেরকে আমরা ভাই বোন বলি তাদেরকে আমরা কাজিন ব্রাদার, কাজিন সিস্টার বলবো, তার মানে এটা আনসার হওয়া উচিত ছিল কাজিন ব্রাদার, প্রপার আনসার, এরা ব্রাদারটা তো লেখেনি, শুধু কাজিন লিখেছে, অপশনটা ভুল আছে, এখানে দিয়েও দিয়েছে এই যে কাজিন, কাজিন হবে, নেফিউ তো হচ্ছে না, ঠিক আছে, নেফিউ মানে তো ভাগনা হয়ে গেল, ভাগনা তো হচ্ছে না রিলেশন। अच्छा ये वाला देखो, प्रसन्न सेठ, प्रसन्न क्या बोल रहा है, द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, ठीक है, जो प्रसन्न है वो क्या बोल रहे हैं, द गर्ल इज, एक गर्ल का बात बोल रहे हैं, इज वो कौन है, वाइफ है किसकी,
ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मतलब प्रसन्न की माँ, ठीक है, ऑफ माई मदर बोला है तो प्रसन्न की माँ, उनके ग्रैंडसन, तो उनका ग्रैंडसन कौन होगा, प्रसन्न की माँ, माँ का ग्रैंडसन यानी प्रसन्न का बेटा, क्योंकि प्रसन्न अगर उसके माँ का बेटा है, क्योंकि प्रसन्न का माँ है, ठीक है, और प्रसन्न के माँ के ग्रैंडसन भी है, मतलब प्रसन्न का बेटा ही उसका ग्रैंडसन होगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सन, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं, प्रसन्न सेड द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, तो मेरे माँ का গ্র্যান্ডসন, আমার মায়ের নাতি মানে আমারই ছেলে বা মেয়ে, ছেলে, ঠিক আছে, নাতি মানে ছেলে গেল, तो माई ऑफ माई मदर, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, उसका पूरा टेबल बना लिया मैंने, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, द गर्ल इज द वाइफ ऑफ, ये जो गर्ल है वो वाइफ है किसकी, द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मतलब मेरे बेटे की वाइफ, ठीक है, डॉटर इन लॉ हो जाएगी, प्रसन्न की डॉटर इन लॉ। अब रिलेशन किन में पूछा है, हु इज, फादर इन लॉ, हाँ फादर इन लॉ, हु इज प्रसन्न टू द गर्ल, हाँ तो ये इनके फादर इन लॉ हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर देखो क्या बोला है, अरुण says Bimal's mother is the only daughter of my mother. How is Arun related to Bimal? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अरुण बोल रहा है Bimal's mother is the only daughter of my mother, तो पहले अरुण लिखते हैं और अरुण की माँ, ठीक है, A's mother लिख देते हैं, अरुण's mother, ठीक है, तो अरुण और अरुण की माँ और बीमल्स मदर यानी बीमल और बीमल की माँ, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बीमल और बीमल की माँ, मैंने दो अलग अलग लिख दिया, बीमल्स मदर। अब पढ़ते हैं, बीमल्स मदर इज, बीमल की जो माँ है वो ओनली डॉटर है मेरे माँ की भी, ठीक है, मतलब बीमल की जो माँ है वो अरुण के माँ की बहन, सॉरी अरुण के माँ की बेटी है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, अरुण की माँ की एक लौती बेटी है बीमल की माँ, मतलब बीमल की माँ और अरुण ये दोनों भाई बहन हो गए, क्योंकि अरुण बोल रहा है कि बीमल जो है ना उसकी जो माँ है ना वो मेरे माँ की एक लौती बेटी है, मतलब बीमल जो मदर है वो अरुण की बहन हो गई, बहन, ठीक है। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू बीमल, तो अरुण और बीमल में रिलेशन क्या है, तो बीमल्स मदर और अरुण दोनों भाई बहन हो गए, और बीमल के एक बेटे भी है, बीमल की माँ के बेटा का नाम है बीमल, ठीक है, तो बीमल और अरुण में रिलेशन, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू बीमल, अरुण बीमल का कौन लगता है बोलो नेफ्यू, না, বিমল অরুণের নেফিউ কি হবে বলো, মেটারনাল আঙ্কেল তো হবে, মামা হ্যাঁ তো হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ मामा হবে, मामा मामा হবে, तो ऑप्शन में नहीं है, यानी डी नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि हमें पूछा है अरुण कौन लगता है, ठीक है, अरुण कौन लगता है, हमें बीमल कौन लगता है ये नहीं पूछा है, तो डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ये देखो डी हो जाएगा, मैटरनल अंकल नीचे लिखा हुआ होगा एक्सप्लेनेशन, हाँ ये रहा मैटरनल अंकल। अच्छा फिफ्थ नंबर देखो क्या बोला है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, आशा सेठ, ये एक फोटोग्राफ है जहां पर एक मैन है, ठीक है, इसको दिखा के आशा, आशा जो है वो क्या बोल रही है, हिज मदर, इनकी जो माँ है, ठीक है, उनकी जो एक लौती बेटी है, इनकी जो एक लौती बेटी है, तो इनकी माँ की एक लौती बेटी मतलब इस पर्सन की बहन, ठीक है, वो जो है इज माई मदर, तो ये बोल रही है, आशा बोल रही है इस फोटो में जो पर्सन है ना उनके माँ की जो इकलौती बेटी है वो मेरी माँ है, मतलब इनके बहन की बेटी आशा है, ये जो है ये यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, मान लो ये मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, मतलब ये इनकी बेटी हो गई। हाउ इज आशा रिलेटेड टू मैन, ये कौन है आशा, आशा इस मैन की कौन होती है बोलो, आशा कौन है, বলতে পারবে, এখানে বলেছে কি এই ফটোগ্রাফে দেখিয়ে আশা বলছে যে এই ফটোগ্রাফে যে লোকটা আছে তার যে মা, তার একমাত্র বোন আমার মা, এই ফটোগ্রাফে যে লোকটা আছে তার মায়ে, তার যে মা তার একমাত্র মেয়ে আমার মা, তার একমাত্র মেয়ে, তো মেয়ে মানে এর যে মা এরও সে মা আর এরা তাহলে ভাই বোন হয়ে গেল,
এবারে এই যে এনার যে বোন সেই এই আশার মা, তাই তো বলেছে দেখো हिज मदर्स, ये फोटोग्राफ में जो है हिज मदर्स ओनली डॉटर मतलब इनकी सिस्टर इज माई मदर। तो फिर आशा और इस पर्सन में रिलेशन क्या है, आशा इनकी कौन लगती है? नीज। हाँ नीस, ठीक है, लड़की है ना तो नीस हो जाएगी, भाग्नी যেটাকে। আর ছেলে হলে নেফিউ হয়ে যায়। হ্যাঁ ছেলে হলে নেফিউ হয়ে যেত, কিন্তু আশা বলে দিয়েছে মেয়ের নাম, ঠিক আছে, তাই জন্য আমরা এখানে নিস নেব, ঠিক আছে। আচ্ছা ये 6th नंबर जो है ये हम लोग बाद में करेंगे, ये सब ये और भी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये तुम लोग को होमवर्क देंगे, हम बाकी वाला करवा देते। देखो 7th नंबर क्या दिया है, ए मैन सेड टू अ लेडी, एक मैन है जो एक लेडी को कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, तुम्हारी जो माँ है इनकी माँ, ठीक है, उनके जो वाइफ মাদার है হবে না, অপশন তো ডি আছে। আচ্ছা देखो তাহলে কি बोल, ए मैन सेड टू ए लेडी, ये लेडी को ये पर्सन बोल रहा है तुम्हारी जो माँ है उनके जो हस्बैंड है मतलब तुम्हारे पापा, ठीक है, उनके तुम्हारे माँ के जो हस्बैंड है यानी तुम्हारे पापा, उनकी जो बहन है, उनकी बहन है, तुम्हारे पापा की जो बहन है, ठीक है, बहन मतलब इसकी बुआ, ठीक है, तुम्हारे पापा की जो बहन है वो मेरी भी आंट है, ठीक है, वो मेरी आंट है, ये मेरी भी आंट है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, ये जो लेडी है ये इसकी कौन लगती है बोलो। এটা তো করলাম, এটা তো আমরা করলাম বোধহয়, আমি লেখালাম তার মধ্যে, এটা আমরা সেকেন্ডেই তো করেছি। এই লেডির যে মা তার যে হাজবেন্ড মানে এই লেডির যে বাবা তার যে বোন মানে এই লেডির যে পিসি সেটা এরও পিসি হয়, এরও আন্ট হয়, তাহলে এরা দুজনে কি হয়ে গেল, এটা আমরা করলাম না একটু আগেই তো। সিস্টার, হ্যাঁ সিস্টার। सिस्टर, ठीक है, ब्रदर नहीं है तो ये मतलब ये सॉरी ब्रदर नहीं है बोल रहे हैं हम लोगों को पूछा क्या, हाउ इज लेडी, लेडी इनकी क्या लगती है, सिस्टर लगती है, ठीक है, लेडी इनकी सिस्टर लगती है, आज ही हम लोगों ने किया है, ये देखो शायद क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन था। अच्छा 7 8 इफ एक्स इज, क्या बोला है देखो, if x is the brother of the son of y son, how is x related to y, तो यहाँ पर देखो x कौन है, ब्रदर है किसका, son of y son, ठीक है, तो पहले यहाँ पर बनाते हैं y, ठीक है, y का बेटा, तो y son और उसका भी बेटा son of y son, ठीक है, तो इसका बेटा, तो y का बेटा और उसका बेटा, ठीक है, x कौन है, ब्रदर है किसका, सन ऑफ वाइज सन, ठीक है, सन ऑफ वाइज सन, इसका ब्रदर है एक्स, एक्स जो है ये दोनों भाई बहन भाई भाई है ना, सन और ये ब्रदर तो भाई भाई है। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स और वाई में ये भी हम लोगों ने आज पहला क्वेश्चन किया, एक्स वाई का कौन होता है, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन, ये हम लोगों ने आज ही किया था, ठीक है, ये हम लोग मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, मेरा शायद एक्स वाई की जगह मैंने कुछ और लिखा था, ये ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा कंप्लीट हो गया है। ये वाला बाकी है 6th नंबर वाला, ये भी बता देते हैं, ठीक है, ये टाइम है बता देते हैं 6th नंबर वाला। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हाँ ध्यान से सुनना पड़ेगा, 2-3 बार सुनने से समझ में आएगा, हम कोशिश करेंगे, ठीक है, समझ में आ जाता है, हर बार पढ़ाते हैं समझ में आ जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ए वुमन गोइंग विद अ बॉय इज आस्क्ड बाय अनदर वुमन, तो एक लेडी जो है वो जा रही थी, ठीक है, एक बच्चे के साथ, उनको किसी और औरत ने पूछ लिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, पूछा है कि आप दोनों में रिलेशन क्या है, तो वो वुमेन रिप्लाई कर रही है दूसरे वुमेन को,
माई मैटरनल अंकल, मेरे जो मैटरनल अंकल है, एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, और ये जो बच्चा है इसके जो मैटरनल अंकल है उनके जो अंकल है वो सेम है। मतलब इस लेडी के जो अंकल है, ठीक है, और ये जो बच्चे का मतलब इस लेडी के मैटरनल अंकल मतलब लेडी के मामा और उस बच्चे के मामा के अंकल वो दोनों सेम है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड विद द बॉय, तो उस लेडी में और उस बॉय में रिलेशन क्या हुआ, तुम लोग बता सकते हो। देखो कभी कभार हो भी जाता है, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत जन बता भी देते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि तुम लोग अपना अपना अगर घर पे रिलेशन सोचो ना, कि हमारे मामा जी और हमारे साथ एक बच्चा है, ठीक है, बॉय एक बच्चा है, उनके जो मामा के अंकल है, मामा के अंकल, अब किसी का अंकल कोई किस रेस्पेक्ट में हो सकता है, या तो वो उसका मतलब चाचा होगा, ताऊ होगा, माने जेठू बा काकू बा मामा, ठीक है। तो मामा होले तो मैटरनल अंकल, शुधु अंकल যখন বলছে তাহলে जेठू बा काकू, तो वही बोल रहा है। देखो ये लेडी बोल रही है मेरे जो मामा जी हैं, मेरे जो मामा जी है और ये बच्चे के मामा के जो अंकल है वो सेम है। मतलब इस बच्चे के मामा के जो अंकल है वो मेरे मैटरनल अंकल है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है सोचो। मेरे ये जो बच्चा है इनका जो इनके जो मामा है, ठीक है, ये बच्चा जो है इनके जो मामा है और इनके मामा के जो अंकल है और मेरे जो मामा है वो दोनों सेम है। बताओ क्या। देखो इस तरह से है। ये मान लो एक लेडी है, ठीक है, ये जा रहे हैं एक बच्चे के साथ, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक बॉय, ये है एक लेडी, ठीक है। ये लेडी जो है इनके जो मैटरनल अंकल है, तो ये मैटरनल अंकल जो है, अब ये बॉय ये इसका भी एक मैटरनल अंकल है, तो इसका मैटरनल अंकल कब होगा, इसकी माँ होना चाहिए, ठीक है। इस लड़के का जो इस लड़के की जो माँ है, बॉयज मदर, ठीक है। अब इन इन बच्चे की माँ के एक भाई होने चाहिए, है ना, इस बच्चे के माँ के भाई होने चाहिए, तो बॉयज मदर्स ब्रदर, ठीक है। मतलब ये लड़का उसकी माँ और उसके माँ का भाई, वो हो गया इसका मैटरनल अंकल, ठीक है। अगर इस लड़के की तरफ से देखो तो लड़के की माँ और लड़के का मामा, ठीक है, लड़के का माँ और लड़के का मामा, ये देखो भाई बहन बना दिया। इस लड़के का जो मामा है इनके जो अंकल है, लड़के का मामा का जो अंकल है, लड़के का मामा का अंकल, मतलब ये सोचो कि इसके माँ का भी अंकल ही होगा, ये दोनों तो भाई बहन है ना। तो इस लड़के का माँ का भाई का मतलब इस लड़के का माँ का भाई, माँ का भाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लड़के का मैटरनल अंकल है, तो लड़के का माँ का भाई होना चाहिए, और उसका जो अंकल है वो लड़के का माँ का भी अंकल होगा, और ये जो अंकल है ना ये इस लेडी का मैटरनल अंकल है, इस लेडी का कौन है, मैटरनल अंकल है, सीधा बात है, ठीक है, मैटरनल अंकल। मतलब इस बच्चे का माँ और मामा जिसको अंकल बोलता है वो इस लड़की का मामा है। तो पूछ रहा है इस लड़की के साथ और इस बॉय का क्या रिलेशन है, ये पूछ रहा है, बोलो क्या रिलेशन है। एक चीज देखो, ये दोनों जिसको अंकल बोल रहे हैं, ये जो लेडी है ना वो भी अंकल बोल रही है। डिफरेंस इतना है, ये मैटरनल अंकल बोल रहे हैं, ये सिर्फ अंकल बोल रहे हैं। सिर्फ अंकल का मतलब पैटर्नल, है ना। तो एक चीज देखो, क्या ये तीनों एक जेनरेशन के नहीं है, क्योंकि ये एक पर्सन है जो कि इस लड़के के मामा का अंकल होता है, इस लड़के के माँ का अंकल होता है, ये लड़का जिसके साथ बाहर गया है घूमने जिस लेडी के साथ, उनके भी अंकल होते हैं लेकिन मामा होते हैं। मतलब एक पर्सन को ये लेडी मामा बोल रही है और उसी पर्सन को ये दोनों चाचा या ताऊ बोल रहे हैं, मतलब जेठू बा काकू बोलছে। তাহলে একটা লোক যে কারো জেঠু কাকু হয় আর কারো মামা হয়, ঠিক আছে। এবার বলছে তাহলে এদের মধ্যে রিলেशन কি, तो इसका मतलब रिलेशन बताओ क्या लग रहा है, बोलो रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन एक बार देखोगे, ऑप्शन देखो, मदर एंड सन, आंट एंड नेफ्यू, है बोलो। মায়ের ভাই মানে বলতে গেলে তো ওই যে লেডিটা আছে ওর মানে বোন বা বোনই তার হবে, মানে আন্ট আর নেফিউই হবে। হ্যাঁ আন্ট আর নেফিউ, মানে এরা সব ভাই বোন হয়ে গেল, ঠিক আছে, কিন্তু এরা নিজের ভাই বোন, আর এটা কি, এটা নিজের বোন নয়, ঠিক আছে, মানে এটা হয়তো নিজের বোন না। হ্যাঁ,
तो आंट और नेफ्यू हो जाएगा, रिलेशन क्या हो गया, आंट एंड नेफ्यू, ठीक है, ठीक है, आंट और नेफ्यू हो गया। इसका मतलब ये जो है ना, इन्हें मैटरनल अंकल बोल रही है, मतलब ये जो भाई बहन है ना, ये जो लड़का है, इसका जो इसकी जो माँ है और माँ का जो भाई है, मतलब इसके मामा और इसकी माँ के, ये कौन है पता है, ये भुआ की लड़की होगी, माने पिसिर में হবে, পিসির মেয়েই তো বলবে, এরা যাকে কাকু বা জেঠু বলছে, সেই আমরা যদি কাউকে কাকু জেঠু বলছি, সেই ব্যক্তিকে যে মামা বলছে, তার মানে কি এটা আমার পিসির মেয়ে, इधर पिसिर में होएगा, है ना, तभी तो ये क्या हो गया, इसका नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, बाकी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने किया नहीं, ये दूसरा टॉपिक इसमें अटैच्ड है। तो ब्लड रिलेशन का देखो, कुछ क्वेश्चन मैंने लिख के करवा दिया और कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर था हम लोगों के पीडीएफ में, वो भी हम लोगों ने कर दिया। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेकिन नेक्स्ट दिन हम उस पीडीएफ मतलब जो जैम बोर्ड है उसमें उसे ऐड करेंगे, क्योंकि ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो तुम लोग याद रखना, आज हम लोगों ने 2 टॉपिक किया है, नेक्स्ट दिन वहां पर लिख देंगे जो लिस्ट डाउन करते हैं, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन और ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। खाते हाँ बोलो, लेखा से बोलছো?